Greetings everyone, my name is KS Deepak and I welcome you all in today's news analysis. Today we will be discussing 7 articles which were there in the Hindu's Delhi edition. So which are those 7 articles? Let's see. So the first article is on the declining rupee. तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो रुपी का एप्रिसिएशन है, डिप्रिसिएशन है, वो क्या होता है, उसमें जो एक्सचेंज सिस्टम है वो क्या होता है, इसकी जो बारीकियाँ हैं वो हम लोग समझेंगे फर्स्ट आर्टिकल में. वेराज जो सेकेंड एस्पेक्ट है वो है चाइना ताइवान के ऊपर, जो कि कवर करता है सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. तो ये जो 4 आर्टिकल्स है यहाँ पे न्यू दिल्ली का जो अप्रोच है, चाइना का जो अप्रोच है, श्रीलंका का जो अप्रोच है, ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे कि वन चाइना पॉलिसी क्या था, वन इंडिया पॉलिसी क्या है, कैसे वन इंडिया पॉलिसी इज अगेंस्ट वन चाइना पॉलिसी. सो ऑल दिस थिंग्स विल बी सीइंग इन दिस नेक्स्ट 4 आर्टिकल्स. द 6th आर्टिकल इज ऑन CJI, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. तो यहाँ पे देखें कि CJI जो है कैसे सेलेक्ट किए जाते हैं, उनमें क्या क्या है रिकमेंडेशंस, उनके क्या क्या सिलेक्शन के प्रोसीजर्स हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ हैं, कैसे रिमूव किए जाते हैं, क्या क्या पावर्स हैं. सो ऑल दिस थिंग्स we'll be seeing in our 6th article, which is quite important from Plains perspective. And the 7th one is on Iran's nuclear deal. तो ईरान की जो न्यूक्लियर डील है वो काफ़ी टाइम से टॉक्स पे है. तो हम लोग देखेंगे कि जो न्यूक्लियर डील है वो क्या है, उसकी बारीकियाँ समझने की कोशिश करेंगे. एट द सेम टाइम वी आर ट्राइंग टू ट्रेस ए टाइमलाइन ऑफ दिस ईरान्स न्यूक्लियर डील. विद दैट, विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आवर टाइम, let's get started with the first one, which is on declining rupee, a crisis or a opportunity. तो यहाँ पे फर्स्ट देखते हैं कि व्हाट इज करेंसी एप्रिसिएशन एंड डिप्रिसिएशन. बट इसमें सर्च करने से पहले मैं 2 चीज़ें आपको बताना चाहूँगा कि फर्स्ट जो ये पेपर करेंसी है, पेपर करेंसी को हम लोग कहते हैं फिएट करेंसी. पेपर करेंसी को कहते हैं फिएट करेंसी. पहले हम लोग सोना यूज़ करते थे, गोल्ड यूज़ करते थे, सिल्वर यूज़ किए हैं, चांदी, सब चीज़ हम लोग यूज़ किए हैं. एंड ओवर द ईयर्स अभी हम लोग क्या यूज़ करते हैं, पेपर करेंसी. और पेपर करेंसी को हम लोग कहते हैं फिएट करेंसी. And before moving to go into the details of this depreciation appreciation concept, एक और चीज़ है जो कि हम लोग को समझना है, जो कि है एक्सचेंज सिस्टम. अब तो पहले देखते हैं कि एक्सचेंज सिस्टम क्या है. सो एक्सचेंज सिस्टम के टाइप्स को समझने से पहले समझिए कि एक्सचेंज सिस्टम क्या है. तो एक्सचेंज सिस्टम ऐसा सिस्टम है जहाँ पे जो डोमेस्टिक करेंसी जो है उसके कंपैरिजन में फॉरेन करेंसी का जो एक्सचेंज है उसकी जो डिटेल्स हैं वो डिसाइड होते हैं. फॉर एग्जांपल, रुपी जो है डॉलर के साथ कितना रुपीस में कितने डॉलर्स के मुकाबले इक्वल होता है, वो जो एक्सचेंज रेट है वो फाइनलाइज होता है. उस सिस्टम को कहते हैं एक्सचेंज सिस्टम. अब दुनिया में काफ़ी प्रकार के एक्सचेंज सिस्टम्स हैं. द फर्स्ट टाइप ऑफ द एक्सचेंज सिस्टम इज नॉन एज द फिक्स्ड या पैक्ड एक्सचेंज सिस्टम. अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो गवर्नमेंट है या जो सेंट्रल बैंक है, इट इज़ द सोल अथॉरिटी. यहाँ पे द गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल बैंक ट्राइज टू कंट्रोल द एक्सचेंज सिस्टम. ये जो मार्केट फोर्सेस हैं, मार्केट फोर्सेस कौन कौन से होते हैं, मार्केट फोर्सेस होते हैं सप्लाई एंड डिमांड. ये जो मार्केट फोर्सेस है, मार्केट फोर्सेस के ऊपर रिलाई ना करके ये सोलली गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक के ऊपर रिलाई करते हैं. दैट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ एक्सचेंज सिस्टम जिसे कहते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम. एट द सेम टाइम ये जो है इनको मेंटेन करने के लिए, इनकी जो स्टेबिलिटी है उसे मेंटेन करने के लिए दे हैव टू मेंटेन एन फॉरेन एक्सचेंज. उनमें फॉरेन एक्सचेंज जो है वो मेंटेन करना पड़ता है. जो सेंट्रल बैंक में एक फॉरेन एक्सचेंज मेंटेन करना पड़ता है जो कि इंश्योर करता है कि जो एक्सचेंज सिस्टम है, जो कि उनकी डोमेस्टिक करेंसी है, उसमें स्टेबिलिटी बरकरार रहे. अब देखते हैं इसकी क्या क्या एडवांटेजेस हैं. सो फर्स्ट एडवांटेज कि वहाँ पे स्टेबिलिटी है. अब स्टेबिलिटी का मतलब जहाँ पे आप मार्केट फोर्सेस को अलाउ नहीं कर रहे हो, जहाँ पे आप सप्लाई एंड डिमांड को अलाउ नहीं कर रहे हो, जहाँ पे जो गवर्नमेंट है और जो सेंट्रल बैंक है सिर्फ और सिर्फ वही डिसाइड करते हैं, वहाँ पे स्टेबिलिटी तो होगा ही. द सेकेंड एस्पेक्ट इज स्टेबिलिटी इन द वैल्यू ऑफ करेंसी. अब क्योंकि आप अगेन जैसे मैंने कहा, क्योंकि आप मार्केट जो फोर्सेस है उसे आप अलाउ नहीं कर रहे हो, तो देयर वुड बी एन इशू, देयर वुड बी एन स्टेबिलिटी ऑफ द करेंसी. द थर्ड एस्पेक्ट इज दैट इट प्रमोट्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट. अब ये क्यों, जब आप गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल बैंक जो है वो डिसाइड करता है, जब आपका जो करेंसी है, जो एक्सचेंज सिस्टम है, वहाँ पे फ्लक्चुएशंस नहीं देखे जाते हैं. सो वहाँ पे जब फ्लक्चुएशंस नहीं है तो रिस्क जो है, रिस्क कम है. और रिस्क कम है तो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो एनकरेज होते हैं और वो जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं. सो दैट इज़ व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ फिक्स्ड सिस्टम. जबकि डिसएडवांटेज का बात किया जाए तो एज ए टोल कि यहाँ पे जो स्टेबिलिटी है उसे बरकरार रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें फॉरेन एक्सचेंज जो है उसे बरकरार रखना चाहिए जो कि सेंट्रल बैंक के पास रहता है. एंड दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इशू. इट नीड्स एंड कॉन्स्टेंट मेंटेनिंग ऑफ फॉरेन रिजर्व्स टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी. और फॉरेन करेंसी रिजर्व्स रखना, मेंटेन करना, वो थोड़ा मुश्किल का बात है. सो दैट इज़ वन ऑफ द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ द फर्स्ट सिस्टम.
जो सेकेंड सिस्टम है उसे कहते हैं दी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। यहाँ पे इट इज़ डायरेक्टली ऑपोजिट टू प्रीवियस वन, जहाँ पे पहले गवर्नमेंट और जो सेंट्रल बैंक है वो कंट्रोल करते थे। यहाँ पे इट इज़ solely depend on the market forces। market forces मतलब again supply and demand। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का रोल नहीं है, purely it's based on the market forces। there is no intervention of the central bank। अब इसमें क्या एडवांटेज है? इसमें एडवांटेज ये है कि क्योंकि मार्केट फोर्सेस है, सो उन्हें जो फॉरेन रिजर्व्स है वो मेंटेन करने का ज़रूरत नहीं है। एंड द सेम साइड अगर आप उसके डिसएडवांटेज देखें तो डिसएडवांटेज ये है कि क्योंकि आप मार्केट फोर्सेस पे ही इंश्योर कर रहे हो, मार्केट फोर्सेस पे ही रिलाई कर रहे हो, सो देयर इज एन स्कोप ऑफ फ्लक्चुएशन एंड स्पेकुलेशंस। जब मार्केट फोर्सेस के ऊपर आप डिपेंड करते हो तो फ्लक्चुएशंस का और स्पेकुलेशंस का काफ़ी इश्यूज होता है, और स्पेकुलेशंस आर नॉट गुड फॉर इन्वेस्टमेंट्स। सो दिस इज समथिंग टू एक्सट्रीम्स ऑफ एक्सचेंज सिस्टम। अब ये जो टू एक्सट्रीम्स है उसके बीच में है दी मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज सिस्टम। अब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे कॉम्बाइन होता है। पहले वाले में जहाँ पे गवर्नमेंट का मेजर रोल था, सेकेंड वाले में जहाँ पे मार्केट का रोल था, यहाँ पे दोनों का कंबाइंड रोल है। एंड इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ द फिक्स्ड एज वेल एज द फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो यहाँ पे सेंट्रल बैंक भी एट द सेम टाइम, सेंट्रल बैंक भी जिसमें इंटरवीन करेगा, एट द सेम टाइम जो मार्केट फोर्सेस है, मार्केट फोर्सेस को भी उनके जो इंटरेस्ट है, उनके जो ये फ्रीक्वेंसीज हैं उस पर डिपेंडेंट होने का ज़रूरत नहीं है। सो इट इज़ एन कॉम्बिनेशन ऑफ मार्केट फोर्सेस एज वेल एज द सेंट्रल बैंक। तो यहाँ पे जब भी ज़रूरत पड़े, जब भी कोई इश्यूज हो, इन्फ्लेशन हो, तो वहाँ पे सेंट्रल बैंक क्या कर सकता है? सेंट्रल बैंक अपना पॉलिसीज चेंज कर सकता है। इट इज़ नॉट प्योरली डिपेंडेंट ऑन मार्केट फोर्सेस। सो इट्स एन बैलेंस व्यू। अब यहाँ पे देखते हैं कि दुनिया में कौन कौन है जो कि फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे जो आप नियॉन कलर के देख रहे हो, द नियॉन ग्रीन, ये वो कंट्रीज़ हैं जो कि मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज सिस्टम फॉलो करता है, जो कि हम लोग ने देखा जो बीच वाला है, जहाँ पे सेंट्रल बैंक्स एज वेल एज द मार्केटिंग फोर्सेस बोथ ऑफ दम कंबाइंड टू मैनेज द एक्सचेंज रेट्स। वहाँ पे ये जो नियॉन ग्रीन है, जो भी कंट्रीज हैं जो कि नियॉन ग्रीन है, इंडिया, रशिया, ये सब कंट्रीज क्या करते हैं? ये मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज सिस्टम फॉलो करते हैं। वेर एज जो डार्क कलर्ड है, डार्क ग्रीन है, ये क्या करते हैं? ये फॉलो करते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम। जैसे कि यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है, ये सब क्या फॉलो करते हैं? ये सब फॉलो करते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम। जबकि जो ब्लू कलर में है, फॉर एग्जांपल चाइना, दे फॉलो दी, आई एम सॉरी, सो द फर्स्ट वन, यहाँ पे जो डार्क कलर है, दे डोंट फॉलो द फिक्स्ड, पार्डन मी फॉर दैट, दे फॉलो द floating one, whereas the blue colored ones, the China like countries, they follow fixed exchange rate. Now what is this fixed exchange rate? जहाँ पे जो मार्केट फोर्सेस है वहाँ पे कोई रोल नहीं है, सिर्फ सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है। दैट मीन्स चाइना का जो सेंट्रल बैंक है उनकी जो रोल्स हैं वो ज़्यादा हैं। फॉर अदरवाइज उसके सीधा ऑपोजिट हैं जो यूएस में फॉलो करते हैं। यूएस में आप जानते हो कि वहाँ पे कैपिटलिज्म का शौक है, तो जो कैपिटलिस्ट फोर्सेस है वहाँ पे क्या गवर्नमेंट का रोल नहीं होता है, इट्स प्योरली ऑन दी मार्केट फोर्सेस। तो यहाँ पे भी जो मार्केट फोर्सेस है, मार्केट फोर्स डिसाइड करते हैं कि जो एक्सचेंज रेट सिस्टम है वो कितना होना चाहिए, एंड दैट इज वाई इट्स फ्लोटिंग। सो पार्डन मी फॉर द बिट ऑफ कंफ्यूजन। सो द डार्क ग्रीन कलर्स आर हैविंग फ्लोटिंग exchange system, the neon green colors are having the mixed floating system, and the blue colored are the ones who are having the fixed control system. So that is how the floating exchange systems, the exchange systems all over the world are divided. With that, इसकी अंडरस्टैंडिंग से अब हम जा सकते हैं जो डिप्रिसिएशन है और एप्रिसिएशन में। अब एप्रिसिएशन क्या होता है? एप्रिसिएशन मतलब इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ कंट्रीज करेंसी। जब कंट्री का जो करेंसी है वो वैल्यू में इंक्रीज होता है तो उसे एप्रिसिएशन करते हैं। क्वाइट सिंपल। सिमिलरली डिप्रिसिएशन मतलब देयर इज लॉस इन द वैल्यू ऑफ कंट्रीज करेंसी। जब इंक्रीज होता है कंट्रीज करेंसी इट इज नॉन एज एप्रिसिएशन, और जब डिक्रीज होता है इट इज नॉन एज डिप्रिसिएशन। अब डिप्रिसिएशन के क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं? फर्स्ट इफेक्ट इज दैट इट क्रिएट्स व्हाट? इट स्टिमुलेट्स एक्सपोर्ट्स। अब इसको समझने के लिए फॉर एग्जांपल समझें कि आज के ज़माने में टुडे एंड टुमारो एक कंट्री है इंडिया, एक कंट्री है यूएस। अब एक्सपोर्ट्स के लिए एक पेन है जो कि इंडिया में बनता है। इंडिया में एक पेन जनरली मान लीजिए कि $1 में बिकता है। ओके, एक पेन इंडिया में जो बना हुआ है उसे बेचने के लिए, उसे खरीदने के लिए यूएस वाले लोगों को $1 खर्च करना पड़ता है।
टुमारो अगर वो डिप्रिशिएट हो जाए तो उनको $1 नहीं देना पड़ेगा। सेम पेन के लिए, 1 पेन के लिए मान लीजिए कि उन्हें देना है सिर्फ और सिर्फ $0.5। अब जहाँ पे पहले केस में उनको $1 देना था, अब के केस में उन्हें सिर्फ $0.5 देना है। तो इस मतलब जो एक्सपोर्ट्स हैं, एक्सपोर्ट्स के लिए वो फेवरेबल हैं, एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ जाता है। दैट इज़ द एस्पेक्ट। इसका सीधा ऑपोजिट होता है इंपोर्ट्स में। इंपोर्ट्स में अगर आप देखो कि इंपोर्ट्स में क्या होता है, सेम चीज़ अगर आप देखो टुडे एंड टुमारो एंड यहाँ पे एक पेन है जो कि इंडिया और यूएस के बीच में आप देखो एक पेन है जो कि यूएस में कंस्ट्रक्ट होता है। ओके, तो अगर आपको ये जो पेन है यहाँ पे आपको ₹10 देना है, आज के ज़माने में जो यूएस में बना हुआ पेन है उसके लिए आपको ₹10 आज आपको खर्च करना है। अगर डिप्रिशिएट हो जाता है तो आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, ज़्यादा इंडियन रुपीज़ देना पड़ेगा। तो कल के टाइम पे ये सेम पेन के लिए आपको ₹100 खर्च करने होंगे। अब जहाँ पे एक पेन के लिए आप पहले ₹10 दे रहे थे, कल आपको वो सेम पेन के लिए आपको ₹100 देना होगा। दैट वुड मीन कि जो इंपोर्ट्स है, इंपोर्ट्स क्या हो गए, इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव हो गए। So that is something the disadvantages and the effects of depreciation. Same way अगर आप सेम कंसेप्ट को अगर आप एक्सटेंड करेंगे, अगर आप एक्सट्रापोलेट करेंगे, you would be able to understand the concepts here. यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे जो एक्सपोर्ट्स हैं ये कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं। कब, क्यों? क्योंकि एक्सपोर्ट्स के जो दाम है वो कम हो जाते हैं। जब एक्सपोर्ट्स के दाम कम हो जाएंगे तो बाकी कंट्रीज भी कम्पीट कर पाएंगे। सो दैट इज द फर्स्ट एस्पेक्ट। सेकेंड एस्पेक्ट जो है वो ये है कि दैट इज डायरेक्टली ऑपोजिट फ्रॉम व्हाट वी हैव सीन हियर। यहाँ पे इंपोर्ट्स जो है वो एक्सपेंसिव हो गए थे, यहाँ पे जो इंपोर्ट्स हैं ये चीप हो जाएंगे। अब जो इंपोर्ट्स जो है वो चीप होना इट्स नॉट क्वाइट गुड। फॉर एग्जांपल अगर इंपोर्ट्स चीप हो गए तो जो फॉरेन करेंसी में ये जो फॉरेन जो मार्केट्स है, फॉर एग्जांपल चाइनीज़ जो गुड्स हैं जो कि चीपली मैन्युफैक्चर होते हैं, जो कि लार्ज नंबर्स में मैन्युफैक्चर होते हैं, दे कुड फ्लरिश द इंडियन मार्केट्स। जब इंपोर्ट जो है चीप हो जाते हैं, जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हैं वो जो क्या करेंगे, वो इंपोर्ट कर देंगे इंडियन मार्केट में। और जो इंपोर्ट जो है, और जो इंपोर्ट में क्या होता है कि जब चीप हो गए तो जो लोकल करेंसी है, लोकल जो करंट जो ट्रेडर्स हैं, जी SMEs जिसे कहते हैं स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ये जो हैं, ये जो लोग हैं, ये डील नहीं कर पाते ये मल्टीनेशनल कंपनी से जो कि चीपली प्रोड्यूस फॉर करते हैं। ओके, और जब ये जो है ये MNC से compete नहीं कर पाते हैं द मल्टीनेशनल कंपनीज, तो ये जो SMEs हैं ये हर्ट हो जाते हैं, ये जो है ये बंद हो जाता है। एंड दिस थिंग इज नॉन एज डच डिसीज। दिस इशू इज नॉन एज डच डिसीज। जहाँ पे आपके जो इंपोर्ट्स हैं, इंपोर्ट्स चीप हो जाते हैं, चीप होने के कारण जो फ्लरिशिंग मार्केट है उसमें जो फॉरेन प्लेयर्स हैं वो आ जाते हैं और जो चीपर गुड्स है उससे फ्लरिश कर देते हैं मार्केट को। इस वजह से जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं, वो कम्पीट नहीं कर पाते हैं, वो ओवर द ईयर्स वो मर जाते हैं। और इस वजह से क्या होता है कि जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी गेट्स डिपेंडेंट ऑन द फॉरेन इकोनॉमी। ओके, एंड दैट इज नोन एज डच डिसीज, विच इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। विद दैट लेट्स मूव टू फॉरेक्स रिजर्व। अब फॉरेक्स रिजर्व का जो जिक्र है वो आर्टिकल में भी है, हम लोग ने बात की फॉरेक्स रिजर्व पे। तो ये फॉरेक्स क्या है, फॉरेक्स इज शॉर्ट फॉर फॉरेन एक्सचेंज, तो दिस इज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। अब देखते हैं कि इंडिया में जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं जो कि RBI मेंटेन करता है उसमें क्या क्या चीज़ इंक्लूडेड होता है। सो द फर्स्ट थिंग इज फॉरेन करेंसी एसेट्स। फॉर एग्जाम्पल डॉलर्स हैं या येन है या यूरो है, ये सब चीज़ें जो हैं जो RBI के पास है, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट इज कंसिडर्ड अंडर फॉरेक्स रिजर्व। सेकेंड एस्पेक्ट इज द गोल्ड, जो RBI के पास जो सोना है दैट इज ऑल्सो फॉरेक्स रिजर्व। द थर्ड एस्पेक्ट इज स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स विच इज अगेन रिलेटेड टू IMF, द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। एंड द फोर्थ एस्पेक्ट क्या है, वो है रिजर्व पोजीशन या जिसे कहते हैं रिजर्व ट्रांसपोजिशन, जो कि अगेन इज रिलेटेड टू IMF। अब देखते हैं ये जो स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स है और जो रिजर्व पोजीशन है ये क्या है, ये डिटेल में हम लोग देखते हैं। सो स्टार्टिंग विद स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। तो स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स विच इज एब्रिवेटेड एज SDR, वो क्या है, इट इज नाइदर ए करेंसी, ये ना कोई करेंसी है ना ही ये कोई क्लेम है किसका, IMF का। सो इट्स नॉट एन करेंसी नॉर ए क्लेम ऑफ IMF, प्लीज बी क्लियर ऑफ दैट। क्या है, इट इज एन पोटेंशियल क्लेम ऑन द फ्रीली यूजेबल करेंसीज ऑफ IMF मेंबर्स। IMF जो मेंबर्स हैं वो इसे यूज कर सकते हैं एज एन टाइप ऑफ करेंसी। इट इज, इसका जो वैल्यू है ये कैसे डिटरमाइन होता है, इसका जो वैल्यू डिटर्मिनेशन जो है इसे ऐड करते हैं, इट इज समिंग ऑफ क्या, US का डॉलर्स के वैल्यू एट द सेम टाइम उसके साथ साथ जो SDR का जो बास्केट ऑफ करेंसीज हैं, ये दोनों वैल्यूज को सम करके हम लोग डिसाइड करते हैं कि जो SDR का जो वैल्यू है वो कितना है। अब ये जो SDR के जो बास्केट ऑफ करेंसीज हैं इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें आते हैं 5
तो द फर्स्ट वन इज यूएस डॉलर, यूरो, जापानीज येन, पाउंड स्टर्लिंग एंड दी चाइनीज करेंसी। तो ये पांचों को मिला के, ये जो करेंसीज हैं इन्हें मिला के हम लोग ये क्या बनता है, एसडीआर का बास्केट ऑफ करेंसीज बनता है। और एसडीआर का बास्केट ऑफ करेंसीज का जो वैल्यू है उसको यूएस डॉलर का वैल्यूज के साथ हम लोग डिसाइड करते हैं क्या एसडीआर का वैल्यू कितना होता है, और ये हर दिन होता है, ये डेली बेसिस पे होता है। द Another aspect is quota। अब ये कोटा क्या है, कोटा इज ऑफ एन कंट्री इज डिनोमिनेटेड इन एसडीआर। ये कोटा क्या होता है, फॉर एग्जांपल आईएमएफ में जब मेंबर्स बनते हैं तो कुछ पैसा जो है आईएमएफ के पास रखना होता है, और ये जो पैसा है जितना आप रख रहे हो दैट वुड डिपेंड कि आप आईएमएफ में जो वोटिंग राइट्स है वो कितना होगा। यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, जो कि ये वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस जैसे चलते हैं, जितना पैसा आईएमएफ के पास है दैट वुड डिटरमाइन कि आपका जो वोटिंग राइट है वो क्या है, और जो पैसा है जो वोटिंग राइट है दैट इज नोन एज कोटा। With that, let's see कि ये यूज कैसे करते हैं। So as I told, SDR जो है, SDR are the international reserve assets जो कि IMF के पास होता है, and it could be used to buy anything। For example, एक कंट्री A है, कंट्री A को कुछ चीज़ खरीदना है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, कंट्री A अपने जो SDR है जो कि IMF के पास है, IMF का जो SDR है वो कंट्री B को बेच सकता है, और उसके एक्सचेंज में कंट्री B जो है, जो कि फॉरेन करेंसीज हैं, वो कंट्री A को देगा। अब जो करेंसी जो कंट्री A के पास मिला है ये बेचने के बाद, ये जो करेंसीज है इट कुड यूज टू बाय एनीथिंग। आइदर आप वैक्सीन खरीदने के लिए यूज़ कर सकते हो या कोई भी चीज़ खरीदने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। सो दैट इज़ हाउ दी SDRs could be used to purchase anything। So I hope you understand the concept of SDR। With that, let's move to reserve transposition। अब देखते हैं कि जो reserve transposition है वो क्या है। अब again जो वहाँ पे reserve position है it is again similar to reserve transposition। So reserve transposition क्या है? It is a portion of required quota of the currency जो कि each member must have with IMF that could be utilized for its own purposes। So IMF के पास हर मेंबर कंट्री एक अमाउंट जो है वो रखना होता है, एंड दैट अमाउंट इज नॉन एज आरटीपी। जो कोटा है, आरटीपी कोटा है, उसका एक पोर्शन को कहते हैं आरटीपी। सो ये क्या है, इट्स काइंड ऑफ एन इमरजेंसी अकाउंट। इट इज काइंड ऑफ एन इमरजेंसी अकाउंट जो कि कौन बना सकता है, आईएमएफ के मेंबर्स। सो इट्स अ काइंड ऑफ एन इमरजेंसी अकाउंट जो कि आईएमएफ मेंबर्स बना सकते हैं। एंड व्हाट इज दिस एडवांटेज? एडवांटेज ये है कि वो कभी भी निकाल सकते हैं, और जो निकालने में उन्हें ना कोई सर्विस फी देना है और ना ही कोई एग्रीमेंट साइन करना होता है। सो इट इज़ काइंड ऑफ एन इमरजेंसी अकाउंट। So with that understanding, I hope you understood the concept of RTP, the SDR, the appreciation, depreciation, as well as the exchange rate system. With that understanding, let's move to our next aspect, which is on China, Taiwan. अब China, Taiwan over the years काफ़ी टाइम न्यूज़ में रहा है। जो रिसेंटली हम लोग देखें कि जो न्यू दिल्ली का क्या इश्यूज़ है, चाइना कैसे उसको देखता है, श्रीलंका का क्या इश्यूज़ है, एंड ताइवान और चाइना कैसे, क्यों ये जो है इतना खटकपन है उनके रिलेशनशिप में। तो ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे, स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट एस्पेक्ट विच इज़ ऑन द चाइना ताइवान इशू। तो चाइना ताइवान इशू में हम लोग ने काफ़ी डिटेल में हम लोग ने वीडियो बना चुके हैं, हम लोग 2-3 बार हम लोग उसे रेफर कर चुके हैं। द वीडियो इज़ ऑन 29 जुलाई, सो प्लीज़ रेफर टू दैट वीडियो हियर। फॉर योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेट मी टेल यू कि सिनो जापानीज वार के बाद 2 पार्टीज बन के आए चाइना में, दैट इज वन इज क्यूमिंगतांग जिसे हम लोग KMT से कहते हैं, और दूसरा इज CCP दी कम्युनिस्ट चाइनीज पार्टी या चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। ये जो 2 पार्टीज हैं, जैसे इंडिया में भाजपा और कांग्रेस है, इन द सेम वे देयर वाज KMT एंड CCP। वहाँ पे वो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज बने। बट व्हाट हैपेंड, जो 1949 में देयर वाज चाइनीज सिविल वार। चाइना का सिविल वार हुआ 1949 में। 1949 में जब चाइनीज सिविल वार हुआ, देन व्हाट हैपेंड कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी फॉर्म्ड एन स्ट्रॉन्ग होल्ड इन चाइना, वो यहाँ पे चाइना में बच गए स्ट्रॉन्ग होल्ड में। और जो KMT है, KMT वाज किक्ड आउट टू ताइवान। KMT ताइवान में चला गया, एंड KMT जो है ताइवान में वहाँ पे नया पॉलिटिकल पार्टी उन्होंने फॉर्म किया, और KMT ओवर द ईयर्स ताइवान का एक मेजर स्टेक होल्डर रहा है। सो दैट इज हाउ द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ चाइना इज देयर। Please, for better understanding, please refer to the 29 July's The Hindu News Analysis. With that, let's move to the aspect of हम्बनटोटा पोर्ट। अब यहाँ पे अगेन हम्बनटोटा पोर्ट पे भी हम लोग ने काफ़ी डिटेल में 29 जुलाई में हम लोग ने डिस्कस किया है। हम लोग ने डिस्कस किया कि ओवर द ईयर्स कैसे चाइना का जो स्टेक है वो बढ़ा है,
कंट्री में जो पोर्ट है उसमें कितने शेयर्स हैं चाइनीज़ पोर्ट के पास, कितने पोर्ट हैं, कितने शेयर्स हैं श्रीलंकन पोर्ट के पास। ये जो एस्पेक्ट्स है, ये एस्पेक्ट्स हम लोग ने 29 जुलाई में डिस्कस किया है। सो प्लीज़ रेफर टू दैट। अब बात करते हैं डेप्थ डिप्लोमेसी का, जिसके कारण श्रीलंका जो है, श्रीलंका हैज़ बीन हेसिटेंट टू डिक्राई दी चाइनाज मेजर। श्रीलंका क्यों इतना डरता है चाइना से, श्रीलंका क्यों उसके अपोजिशन में नहीं है? द इशू इज दिस डेप्थ डिप्लोमेसी। वन ऑफ द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन इज डेप्थ डिप्लोमेसी। डेप्थ डिप्लोमेसी में भी हम लोग ने 1 अगस्त का वीडियो है, वहाँ पर हम लोग ने काफ़ी डिटेल में बात किया, बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग लेट मी टेल यू। तो क्या करता है चाइना जैसे कंट्रीज, दे फर्स्ट गिव कंसेशनल लोन्स। अब ये कंसेशनल लोन्स क्या होता है? कंसेशनल लोन्स वो लोन होते हैं जहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम होता है। जो जनरल लोन्स होते हैं जो कि IMF प्रोवाइड करता है, उससे काफ़ी कम इंटरेस्ट रेट में चाइना इन जैसे कंट्रीज़ को, श्रीलंका जैसे कंट्रीज़ को लोन्स प्रोवाइड करता है, श्रीलंका, मालदीव जैसे छोटे मोटे कंट्रीज़ को। उसके बाद ये जो लोन्स है ये लगातार बढ़ते जाता है, लोन्स देते जाता है। एक स्टेट आता है जब जो कंट्रीज़ हैं दे वुड बिकम अनएबल टू रीपे दिस लोन। इनेबिलिटी का एक स्टेट आ जाता है जब जो कंट्री है, फॉर एग्जांपल श्रीलंका जैसे कंट्रीज़ क्या करते हैं कि वो अनेबल होते हैं ये जो लोन्स है जो कि ओवर द ईयर्स माउंट अप हुए हैं उसे रीपे करने के लिए। तब जो पेरेंट कंपनी है चाइना जैसे कंट्री कहते हैं ओके आपके पास पैसा नहीं है, फाइन, देयर इज नो इशू, डू वन थिंग, गिव अस सम कंसेशंस इन एक्सचेंज ऑफ लोन रिलीफ। तो लोन रिलीफ के एक्सचेंज में कुछ आप कंसेशंस दे दो। फॉर एग्जांपल आप हमें पोर्ट रखने दे दो, ऑपरेशन सर्विसेज दे दो, या लॉजिस्टिक सर्विसेज दे दो, या लीज पे दे दो। सच टाइप ऑफ कंसेशंस इज देन आस्क्ड। और जब कंसेशंस मिल जाता है देन व्हाट इट फुलफिल्स द स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव। जो कंट्री का जो स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव है दैट गेट्स फुलफिल्ड, स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव। जैसे कि दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई श्रीलंका इज क्वाइट हेजिटेंट टू गो अगेंस्ट चाइना। जो श्रीलंकन इकोनॉमी है वो वैसे ही रुइंस में है। एट द सेम टाइम जो हम्बनटोटा पोर्ट है वहाँ पे जो चाइना का स्टेक है इट्स क्वाइट हाई। काफ़ी सारे और प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे चाइना का स्टेक हाई है। तो जहाँ पे इकोनॉमी एक जगह पे रुइंस में है, ऑन द अदर हैंड जो चाइना का जो प्रिवेलेंस है, चाइना का जो हैंड है वो भी स्ट्रॉन्ग है। तो इन दैट केस श्रीलंका इज़ नॉट इन अ पोजिशन टू गो अगेंस्ट चाइना। चाइना के खिलाफ बोलने का उस पर अभी जो है उसके पास जो पोजिशन वो पोजिशन में नहीं है। सो दैट इज़ वन ऑफ द रीजन, दैट इज़ हाउ China like countries have something known as debt trap, and that is how they increase their strategic depth. They increase their hegemony in small countries like Sri Lanka or Maldives. With that understanding, let's see the India's concept. अब इंडिया में दो एस्पेक्ट हैं. There is one aspect is the One India policy. उससे पहले देखते हैं the claims of China over अरुणाचल प्रदेश. अब चाइना, आपको पता होगा कि जो श्रीलंका, जो पाकिस्तान के पास जो एरिया था, पाकिस्तान के पास एरिया से एक एरिया उन्होंने क्या किया, उन्होंने चाइना को गिफ्ट कर दिया, द फर्स्ट थिंग. उसके अलावा इंडिया का एक जो मेजर हिस्सा है वो भी चाइना के पास है, जिसे हम लोग कहते हैं अक्षय चीन. इन सब के अलावा चाइना वांट्स टू क्लेम दिस अरुणाचल प्रदेश. अरुणाचल प्रदेश का एक जो मेजर हिस्सा है वो अभी चाइना क्लेम करना चाहता है. नाउ द डिस्प्यूट इज नॉट समथिंग दैट यूपीएससी वुड बी इंटरेस्टेड इन. व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज द मैकमोहन लाइन. ये जो बाउंड्रिंग लाइन है जो कि अरुणाचल को डिवाइड करता है चाइना से, तिब्बत से, दैट लाइन इज नोन एज मैकमोहन लाइन, विच इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव. सो अगेन आप देख सकते हैं कैसे चाइना ने ओवर द ईयर्स उनका जो हेजमनी है वो चेंज हुआ है. वो पहले अक्षय चीन के पास, अक्षय चीन तो था ही, द सेम टाइम यहाँ पे जो पाकिस्तान से जो एरिया मिला है दैट इज़ ऑल्सो देयर. और उन सब के अलावा नाउ चाइना इज़ क्लेमिंग दिस टेरिटरी. अब हालत ये है कि चाइना का अगर आप गूगल मैप में देखोगे तो देयर इज़ नो अरुणाचल. अरुणाचल जो है वो उनके साइड में है. सो दैट इज समथिंग हाउ चाइना इज एक्सर्टिंग इज हेजेमनी ओवर दिस बाउंड्री. विद दैट लेट्स सी दी वन चाइना पॉलिसी वर्सेस वन इंडिया पॉलिसी. ये जो वन चाइना पॉलिसी है, वन चाइना पॉलिसीज पे भी हम लोग ने काफ़ी डिटेल में बात किया है. सो लेट्स सी कि वन चाइना पॉलिसी क्या है. सो इट्स एन काइंड ऑफ डिप्लोमेटिक एक्नॉलेजमेंट. एक काइंड ऑफ डिप्लोमेटिक एक्नॉलेजमेंट है कि there is only one Chinese government. इनका माने फॉर एग्जाम्पल यूएस जैसा कंट्री है, यूएस जैसा कंट्री अगर डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखता है चाइना के साथ तो वो एट द सेम टाइम ताइवान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं रख सकता. वो चाइना के साथ अगर रखना चाहता है तो ताइवान के साथ नहीं रख सकता. दैट काइंड ऑफ पोजिशन, दैट काइंड ऑफ प्रपोजिशन इज नॉन एज वन चाइना पॉलिसी.
Now please remember that one China policy is quite different from one China principle. जो one China policy is, it's more or less revolving around the diplomatic aspect, more or less revolving around the bilateral relations. Whereas one China principle states कि सिर्फ और सिर्फ एक चाइना है and ताइवान जो है, ताइवान is an inalienable part of China. So one China principle is different from one China policy. यहाँ पे one China policy में ही one of the reasons है कि इंडियन गवर्नमेंट क्यों ताइवान के साथ फुल फ्लेज्ड डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं रखते आया है. विद दैट अंडरस्टैंडिंग नाउ अंडरस्टैंड दी वन इंडिया पॉलिसी. नाउ क्या हुआ जब चाइनीज़ जो फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में आए तब सुषमा जी ने जो वन चाइना पॉलिसीज़ में जब उन्होंने कहा कि वन चाइना पॉलिसी हम लोग को इंडिया को ऑब्जर्व करना है, जो कि इंडिया ओवर द ईयर्स करते भी आया है, देन सुषमा जी ने पॉलिसी रखा वन इंडिया पॉलिसी का. अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्टेट्स कि अगर चाइना वांट्स इंडिया टू एक्नॉलेज दिस वन चाइना पॉलिसी, इन एक्सचेंज टू दैट चाइना शुड ऑल्सो एक्नॉलेज वन इंडिया पॉलिसी. और वन इंडिया पॉलिसी के मुताबिक यहाँ पे जो भी डिस्प्यूटेड टेरिटरीज हैं वो चाइना को क्लेम नहीं करना चाहिए, वो जो क्लेम्स है वो उन्हें छोड़ देना चाहिए. ओके यहाँ पे जो है अलग से वो क्लेम नहीं कर सकते. सो दैट इज समथिंग नोन एज वन इंडिया पॉलिसी एंड इंडिया इज नाउ ट्राइंग टू बैलेंस द वन चाइना पॉलिसी विद इट्स वन इंडिया पॉलिसी. आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस बैलेंसिंग इफेक्ट. With that, let's move to our sixth article, which is on Chief Justice of India. अब Chief Justice of India, it is quite important topic from prelims point of view as well as mains में. Okay, so first देखते हैं कॉलेजियम सिस्टम क्या है. अब अगेन कॉलेजियम सिस्टम का जो डिटेल वीडियो है वहाँ पे हम लोग ने डिस्कस किया हुआ है. 30 जुलाई में हम लोग ने डिस्कस किया कि ओवर द ईयर्स कैसे कॉलेजियम सिस्टम फॉर्म हुआ है. ये फर्स्ट जो जज केस था, जो सेकेंड जज केस है, थर्ड जज केस है, कैसे इवॉल्व हुआ, वहाँ पे कॉलेजियम सिस्टम कैसे इवॉल्व हुआ, उसके क्या क्या इश्यूज़ हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या नुआंसेस हैं, ये सब चीज़ें हम लोग ने डिस्कस की है. 30 जुलाई का जो TNHA है, प्लीज़ रेफर टू द वीडियो हियर. मूविंग ऑन टू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज. जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दैट इज सिमिलर टू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ अदर सुप्रीम कोर्ट जजेस. प्लीज रिमेंबर दैट. जो फर्स्ट क्राइटेरिया है दैट इज ही और शी शुड बी सिटीजनशिप, ही शुड हैव द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया. और ये जो सिटीजनशिप है ये कोई भी तरीके से हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल डिसेंट से हो सकता है, बर्थ से हो सकता है, नेचुरलाइजेशन से हो सकता है. इंडिया में in whichever way you have achieved the citizenship that is not discriminable. okay, किस तरीके से आपको सिटीजन बनाया गया है वो उस बेसिस पे आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता. आप सिटीजन हो या नहीं हो वही एक क्राइटेरिया है. तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्राइटेरिया है सिटीजन होना. कैसे सिटीजन बना है दैट इज नॉट समथिंग विच कम्स इन टू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. सेकेंड एस्पेक्ट, इसके साथ साथ आइदर दे शुड हैव 5 years एज एन जज, एक हाई कोर्ट का या 2-3 हाई कोर्ट्स का इन सक्सेशन. तो उनके पास आइदर 5 साल एज एन जज का एक्सपीरियंस होना चाहिए और उनके पास आइदर एटलीस्ट 10 years ऑफ एज एन एडवोकेट का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन हाई कोर्ट. तो आइदर उनके पास 5 साल एज एन जज हाई कोर्ट का एक्सपीरियंस होना चाहिए या 10 साल एज एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए. या जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के व्यू में द पर्सन शुड बी एन डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट. तो ये जो 3 क्राइटेरियाज हैं ये इट इज और इट्स अगेन इट्स गोज ऑन, इट्स हैविंग एन स्लैश. वेयर एज द फर्स्ट कंडीशन इज एब्सोल्यूट, जो है कि उन्हें जो है सिटीजनशिप, उनका जो सिटीजनशिप उनके पास होना चाहिए. ही और शी शुड बी एन सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ही शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया. विद दैट लेट्स सी द एस्पेक्ट्स ऑफ CJI. सो द फर्स्ट एस्पेक्ट कि अपॉइंट कौन करता है, इट्स अगेन क्वाइट इंपॉर्टेंट, काफ़ी टाइम प्रीलिम्स में आ चुका है. सो CJI जो है वो अपॉइंट होते हैं किससे, प्रेसिडेंट से. एंड इट इज बेस्ड ऑन व्हाट, आर्टिकल 124 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. टू बी स्पेसिफिक इट इज क्लॉज 4 ऑफ 124 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. द सेकेंड एस्पेक्ट इज कि जब भी कोई नया CJI को आना होता है तो रिकमेंडेशन कैसे करते हैं. सो हु रिकमेंड्स इट, द आउटगोइंग CJI. जैसे अभी का जो CJI है वो रिकमेंड करते हैं कि नया जो CJI है वो कौन बनेगा. ये जो रिकमेंडेशन है ये रिकमेंडेशन जाता है किसके पास, जो लॉ मिनिस्टर है किरण रिजिजू साहब के पास ये जो रिकमेंडेशन से जाता है. ये जो लॉ मिनिस्टर है फिर वो रिकमेंडेशंस को लेके वो जाते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, मोदी जी के पास जाते हैं. एंड देन प्राइम मिनिस्टर जो है वो एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को. ओके, सो यू सी द फ्लो. आउटगोइंग CJI क्या करते हैं, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर को देता है, लॉ मिनिस्टर फिर जो रिकमेंडेशन है वो प्राइम मिनिस्टर को देते हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं वो जो रिकमेंडेशन है वो प्रेसिडेंट को देते हैं. सो दैट इज द फ्लो.
अनदर एस्पेक्ट इज कि जो ओपिनियन है CGI का दैट इज बाइंडिंग, वहाँ पे क्या होगा कि नहीं माना, दैट इज देयर इज नो स्कोप ऑफ नहीं मानना, ओके जो है इट इज बाइंडिंग, जो कंसेप्ट है इट्स बाइंडिंग। एट द सेम टाइम ये जो ओपिनियन है इट्स नॉट हिज पर्सनल ओपिनियन, जो CGI का जो ओपिनियन है वो उनका पर्सनल ओपिनियन नहीं है व्हेन इट कम्स टू द रिकमेंडेशंस। जो ओपिनियन है इट्स द ओपिनियन ऑफ द कॉलेजियम, जो उनके सीनियर मोस्ट जजेस हैं उनका भी ओपिनियन मान के ही दैट इज द ओपिनियन ऑफ CGI, ये उनका पर्सनल ओपिनियन नहीं होता। द अनदर एस्पेक्ट इसकी जो सेकेंड जज केस है वहाँ पे ये बताया गया था कि जो चीफ जस्टिस कौन बन सकते हैं, ओनली दी सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो सीनियर मोस्ट जज हैं वही बन सकते हैं नेक्स्ट। बट एट द सेम टाइम जो रिकमेंडेशन है रिकमेंडेशंस को भी देखा जाता है। सो दैट इज समथिंग अबाउट CGI एंड हाउ द नेक्स्ट CGI इज चूजन। विद दैट लेट्स सी द पावर्स ऑफ CGI। क्या क्या पावर्स हैं? अब पावर्स में मेनली हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स की बात करते हैं। सो फर्स्ट थिंग कि उन्हें क्या माना जाता है, उन्हें माना जाता है फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल्स, दैट मीन्स वो बाकियों से भी बराबर हैं, वो बाकियों से ऊपर नहीं है, दे आर फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल्स। सेकेंड एस्पेक्ट कि उनके पास क्या एडमिनिस्ट्रेटिव हेड का भी रोल है, दे आर हैविंग ही इज हैविंग द रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द कोर्ट। अब ये जो हेड है इनके पास क्या क्या पावर्स होते हैं? इनके पास पावर्स होता है कि एलोकेट करें कौन सा केस कौन सा बेंच को एलोकेट करना है। काफ़ी सारे केसेस हैं जो कि 3 जज बेंचेस या 5 जज के बेंचेस को एलोकेट किया जाता है। ये जो पावर है कि कोई एक केस किस बेंच को देना है, वो जो पावर है वो किसके पास है? CGI के पास। सिमिलरली जो बेंचेस पे कितने जजेस होने हैं वो भी कौन डिसाइड करता है? CGI। जो नंबर ऑफ जजेस हैं जो कि एक बेंच में होगा दैट इज ऑल्सो डिसाइडेड बाय CGI। सो दैट इज द पावर ऑफ CGI, इट्स पर्टिकुलरली हिज एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स। With that, let's move to how the CGI or any Supreme Court judge is removed. The removal of CGI. So first क्या होता है? First there is an notice of motion. एक नोटिस निकला जाता है for this removal. ये कोई भी हाउस में हो सकता है, अगर लोकसभा में है तो 100 MPs, राज्यसभा में है तो 50 MPs। ये जो है ये नोटिस आने के लिए ये रिक्वायरमेंट है। वंस ये जो नोटिस बन जाए, यहाँ पे इतने जो साइंस हैं, साइंस मिल जाए लोकसभा या राज्यसभा में, देन उसका ये जो नोटिस है ये नोटिस किसे दिया जाता है? स्पीकर या चेयरमैन को। स्पीकर या चेयरमैन जो है उनको दिया जाता है। और स्पीकर और चेयरमैन ऐसा नहीं कि उन्हें एक्सेप्ट करना ही है, दे कुड आइदर एक्सेप्ट इट और रिजेक्ट इट, इट्स देयर डिस्क्रिप्शन। थर्ड एस्पेक्ट, जब एक्सेप्ट हो जाए देन क्या करते हैं जो स्पीकर है या चेयरमैन है वो क्या करते हैं? वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं 3 मेंबर कमिटी। ये जो 3 मेंबर कमिटी है दैट कंप्राइज ऑफ सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड ए जज ऑफ हाई कोर्ट एंड अलॉन्ग विद ए डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। तो ये जो 3 लोग हैं ये 3 लोग बैठते हैं जो कि स्पीकर जो है या चेयरमैन जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है, और ये फिर डिसाइड करते हैं, ये इन्वेस्टिगेट करते हैं कि क्या क्या चार्जेस लगाए गए हैं जिनको रिमूव करना है। उसके बाद वंस द 3 मेंबर कमिटी डिसाइड्स टू सपोर्ट द मोशन, दैट मीन्स वंस द 3 कमिटी उनका जो फैसला है वो फैसला भी रिमूवल के साथ साथ ही है, रिमूवल की तरफ ही है, देन इट इज टेकन अप फॉर डिस्कशन ऑन द हाउस। उसके बाद ही 3 कमिटी मेंबर्स के जो डिसीजन है उसके बाद ही वो किस पे जाता है? डिस्कशन इन द हाउस। अब डिस्कशन जो है डिस्कशन होता है, डिस्कशन कैसे पास होता है? इट शुड हैव टोटल मेजॉरिटी और स्पेसिफिकली टू बी एग्जैक्ट स्पेशल मेजॉरिटी। अब ये स्पेशल मेजॉरिटी क्या है? स्पेशल मेजॉरिटी इज टोटल मेजॉरिटी along with there should be not less than 2/3 present and voting। तो वहाँ पे टोटल मेजॉरिटी तो होना ही होना है। एट द सेम टाइम देयर शुड बी नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द वोट्स हु आर प्रेजेंट एंड वोटिंग, सो दैट इज नोन एज स्पेशल मेजॉरिटी। ये किसी भी हाउस में हो सकता है, जिस हाउस में मोशन है, फॉर एग्जांपल लोकसभा में है तो लोकसभा में पहले होना चाहिए, या राज्यसभा में है तो राज्यसभा में पहले होगा। वंस लोकसभा या राज्यसभा में हो जाए देन इट गोज टू द अनदर हाउस। फर्स्ट लोकसभा में है तो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में है तो लोकसभा में जाएगा, बट अगेन जो नेक्स्ट हाउस है जिसमें जा रहा है वहां पे भी इट शुड हैव स्पेशल मेजॉरिटी। दोनों हाउस में इट शुड हैव स्पेशल मेजॉरिटी। उसके बाद इट गोज टू द प्रेसिडेंट जो कि फिर उन्हें रिमूव करते हैं। अब अगेन प्लीज रिमेंबर कि CGI की तरफ में CGI को जब रिमूव किया जाता है उस वहाँ पे हम लोग वर्ड यूज़ कर रहे हैं पर्टिकुलरली रिमूवल, जबकि प्रेसिडेंट के टाइम पे हम लोग यूज़ करते हैं द वर्ड इम्पीचमेंट। सो इम्पीचमेंट और रिमूवल जो है मोर और लेस दे आर सेम, बट हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में एज सच लीगल लैंग्वेज में CGI के लिए रिमूवल यूज़ करते हैं और प्रेसिडेंट के लिए इम्पीचमेंट यूज़ करते हैं। विद दैट लेट्स मूव टू आवर 7th आर्टिकल विच इज़ ऑन ईरान्स न्यूक्लियर टॉक्स।
अब यहाँ पे देखते हैं दी जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। ये क्या है, ये जो एक्शन है, ये जो इशू है जो कि ईरान का जो न्यूक्लियर टॉक्स के बेडरॉक है, ये जो एक्शन प्लान है ये क्या है, लेट्स सी। सो फर्स्ट इट वाज रिजल्ट ऑफ व्हाट, प्रोलॉन्ग्ड, काफी लॉन्ग चला डिस्कशन किन किन के बीच में, ईरान विथ P5+1। अब ये P5+1 कौन है, P5+1 है चाइना जो परमानेंट 5 मेंबर्स हैं प्लस जर्मनी। और यहाँ पे सिंपली आसान से क्वेश्चन भी बन सकता है कि जो P5+1 में 1 जो है वो कौन सा कंट्री है। सो प्लीज रिमेंबर द 1 इज जर्मनी। मूविंग ऑन, यहाँ पे ईरान ने एग्री किया, ईरान ने माना कि जितने भी उनके पास एनरिचमेंट के जो सोर्सेस हैं, जितने भी सोर्सेस हैं जिसके कारण वो जो न्यूक्लियर वेपन से बना सकते हैं, वो सब सोर्सेस को वो कट शॉर्ट करेंगे, वो सब सोर्सेस को वो छोड़ देंगे। अनदर एस्पेक्ट, ईरान ने ये भी माना कि जितना भी उनके पास न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सब किसके अंदर रखेंगे, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA के अंदर रखने का मतलब कि ईरान मान रहा है कि वहाँ पे जो भी इंस्पेक्टर्स हैं, इंस्पेक्टर्स आ सकता है, और इंस्पेक्टर्स क्या है, ईरान के जो भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है उसे चेक कर सकते हैं कि कहीं ईरान जो है छुप छुप के न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है कि नहीं। तो इस डील में ईरान ने ये दो माना। और ईरान ने क्यों माना, इसके एक्सचेंज में वेस्ट ने कहा ओके, वेस्ट एग्रीड टू लिफ्ट सैंक्शंस। सिमिलरली यूएस ने भी जो सैंक्शंस है उसमें पर्टिकुलरली ऑयल एक्सपोर्ट की जो सैंक्शंस है उसे उठाने का जो है डील है वो क्या था। तो ईरान ने माना कि जो भी वेपन्स हैं और जो भी इंस्पेक्शंस है वो अलाउ करेंगे। एट द सेम टाइम जो वेस्ट हैं अलॉन्ग विथ यूएस ने माना कि जो सैंक्शंस है वो उठाएंगे इसके लिए। बट इसमें इशू क्या हुआ, इसमें इशू ये हुआ कि इजराइल जैसे कंट्रीज, इजराइल और जो सऊदी अरेबिया जैसे कंट्रीज जो कि हैं एलाइज ऑफ यूएस के जो एलाइज हैं वो इनके खिलाफ हो गए। वो क्योंकि उनका जो रिलेशन है ईरान के साथ वो सही नहीं है, तो उन्होंने वो जो है दुख हो गए, उन पे एक काफ़ी एक इश्यूज़ हुआ। जो बायलैटरल रिलेशंस है यूएस के साथ उसमें एक घाटा हो गया। उन्होंने कहा कि दो दिस इशू ऑफ दिस जैकोपा इज़ नॉट समथिंग दैट दे हैव टेकन इन दैट कॉन्फिडेंस। उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया ये नेगोशिएशन के टाइम पे, सऊदी अरब या इजराइल। सो वो इस जो नेगोशिएशन है, ये जो एक्शन प्लान है, इसके खिलाफ थे। सो लेट्स सी एन टाइमलाइन ऑफ दिस। तो जैसे मैंने कहा 2013 से 2015 तक नेगोशिएशंस चला। 2015 में दे डिक्लेयर्ड कि चलो न्यूक्लियर जो डील है वो साइन किया गया। 2016 में जो यूएन की जो सैंक्शंस है वो जो उठाए गए, ईरान से उठाया गया, ईरान उसके खिलाफ क्या किया, ईरान ने जो भी न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए जो भी टेक्नोलॉजी है उसको कट शॉर्ट किया। एट द सेम टाइम ईरान ने मेड श्योर कि जितने भी उनके जो न्यूक्लियर साइट्स हैं वो IAEA के अंडर हो। बट उसमें फिर क्या हुआ, 2018 में प्रेसिडेंट ट्रंप ने, जो यूएस के प्रेसिडेंट थे, दी देन प्रेसिडेंट, उन्होंने यूनिलैटरली ये मल्टीलैटरल डील से उन्होंने बैकआउट कर दिया। एंड दैट मेड क्या, उसके क्या रिपरकशंस हुए, ईरान ने क्या किया, ईरान स्टार्टेड दिस मेकिंग द डेवलपमेंट वेपन्स, दे स्टार्टेड टू एनरिच द न्यूक्लियर वेपन्स, enrich the uranium. So that is something which we had as repercussions of the unilateral backupping of this US president. US president ने जो unilaterally develop किया है, जो unilaterally उन्होंने जो deal है उससे उन्होंने बैकआउट किया, इसका repercussion ये हुआ कि ईरान ने क्या किया, और ईरान ने क्या किया, ईरान ने एनरिचमेंट करना लागू कर दिया। और ईरान ने जैसे एनरिचमेंट किया, सैंक्शंस जो है वापस सैंक्शंस लग गए। सो दैट इज हाउ द गेम ऑफ जियोपॉलिटिक्स regarding the action plan regarding the Iran happened over the years. With that understanding, let's move to the quiz of the day. Now as we have promised over the days, we are providing quiz of the day. आज का जो quiz है, the first aspect is on devaluation and it was there in UPSC 2019 में आ चुका है और हम लोग ने काफ़ी डिटेल में बात की है devaluation पे. So please try the first question. जो second question है is on removal of judge. सो अगेन रिमूवल ऑफ जॉब्स में कौन कौन इवॉल्व हैं, कौन कौन है जो स्टेक होल्डर्स हैं, ये सब चीज़ें हम लोग ने वापस डिस्कस की है ओवर द स्लाइड्स. सो प्लीज़ ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चंस आल्सो. एंड ये जो क्वेश्चंस हैं, इसकी जो आंसर्स हैं along with explanations are there in the video's description. So please try to read those descriptions and please try to attempt these questions in the comment section. So I hope that you have learned a lot from this session and I hope that you are working hard. We would also be trying to work hard. With that, stay tuned. See you tomorrow.